बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवेद नकवी आपके सामने हाजिर है। हस्बे वादा, जो वादा किया था कि साइलेंट लेटर्स का लेक्चर आपके सामने लेकर आऊँगा, तो आज हम अपने इस लेक्चर में साइलेंट लेटर्स की तमाम टाइप्स और साइलेंट लेटर्स के तमाम रीज़न्स डिस्कस करेंगे। गो कि ये एक लेक्चर का काम नहीं था, लेकिन मैंने इसको कई एपिसोड्स में कंप्लीट करके कंबाइन किया है। लेक्चर तवील हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और ये चैलेंज है कि अभी तक यूट्यूब पर किसी ने इस टॉपिक पर इतनी डिटेल में ये लेक्चर नहीं डिलीवर किया है। तो ये बड़ा कीमती लेक्चर है आपके लिए। और आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने बोर्ड पर वो वर्ड्स लिखे हैं जिनमें साइलेंट लेटर इस्तेमाल, जैसे बी कहाँ साइलेंट है, सी कहाँ साइलेंट, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, वॉवल्स की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वॉवल्स में तो साइलेंट नहीं होते वॉवल्स, सिवाय एक का दुक्का के। लेकिन वो जब वॉवल्स में डिटेल में करवाऊंगा तो फिर उसकी बात करेंगे, और उसमें फिर मैं वॉवल को डिफ़ाइन करूंगा, वॉवल की टाइप्स बताऊंगा, किस किस टाइप के वॉवल्स हैं और वो क्या क्या फंक्शंस कर रहे हैं, और वॉवल्स हैं कितने। अमूमन जो नज़रिया है ना कि 5 होते हैं, 6 होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं इससे। तो इंशाल्लाह वो सारी डिस्कस करेंगे। बहरहाल साइलेंट लेटर्स की बात करते हैं अगर, तो बी साइलेंट है, डम। डम है, ये डम्ब नहीं है, डम है। ये वर्ड है टूम, इसको लोग टॉम पढ़ते हैं, टॉम नहीं, टूम है, ठीक है ना। सटल, इसमें भी बी साइलेंट है। इंडाइट में सी साइलेंट है, ये इंडिक्ट नहीं है, इंडाइट है। इट मीन्स टू डिनाउंस समवन और टू अक्यूज समवन। इंडाइट। सी एच साइलेंट है याट में, याट कश्ती जो होती है, याट। डी साइलेंट है ब्रिज में, एज में, एडजेक्टिव में, एडजॉइंट में, वगैरह वगैरह, एडजस्ट में। जी साइन में, डिज़ाइन में, फॉरन में जी साइलेंट मिलेगा आपको। एच राइम में, स्पैगेटी में, गोस्ट में एच साइलेंट मिलेगा। वैसे ऑनर, ऑनेस्ट या आर, इसमें एच साइलेंट नहीं है। फिर क्यों यूज़ हो रहा है वो, तो उसका रीज़न मैं बताऊंगा आगे चलकर। के, नी, नो, नाइफ, इन सब में के साइलेंट है, और क्यों है इसको डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में, क्योंकि ये सवाल बहुत बच्चे करते हैं मुझसे। एल साइलेंट है काफ में, टॉक में, वॉक में, शुड, वोट, कोड, सब में एल साइलेंट है। क्यों है इसको रीज़न देखेंगे। निमोनिक्स में एम साइलेंट है, निमोनिक्स, ये मिनोमोनिक्स नहीं है, निमोनिक्स है, इसमें एम साइलेंट है। ये क्या होता है, जैसे कोई चीज़ याद रखने के लिए हम निशानी लगा लेते हैं ना, जैसे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को याद रखने के लिए, तो मैं अगर जुमला बनाऊँ प्रिंसिपल इज़ माई पैल, तो पैल कहते हैं फ्रेंड को ना, PAL। तो अब वो प्रिंसिपल जो है वो कॉलेज या स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना। और प्रिंसिपल जो है PLE वाला, वो तो उसूल हो गया। कुछ चीज़ें याद रखने की होती हैं, जैसे WEE के वीक और WEA के वीक, इनमें से कमज़ोर कौन सा है, तो जाहिर है जिसमें विटामिन E की कमी है वही कमज़ोर है, यानी जिसमें 2 E हैं वो कमज़ोर नहीं हो सकता। तो ये याद रखने के लिए कुछ निशानियाँ बनाई जाती हैं, इनको कहते हैं निमोनिक्स। एन साइलेंट है ऑटम में, कॉलम में, डैम में। पी साइलेंट है फाइकोलॉजी में, रास्पबेरी में। रिसीट, ये बहुत कॉमन वर्ड है और कॉमन एरर है, बच्चे इसको रिसिप्ट पढ़ते हैं, नहीं भाई, पी साइलेंट है इसमें, ये वर्ड है रिसीट, इसमें लिप्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपके, रिसीट। Similarly in T, T silent is in castle, listen, whistle. W is silent in answer, write, rap, वगैरह वगैरह। ये तो मैंने एक झलक दिखाई है कि ये वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और सारे तो नहीं कर पाएंगे, ज़ाहिर है बहुत सारे कर लेंगे। टाइप्स जब हम करेंगे तो तकरीबन सारे ही डिस्कस हो जाएंगे। कॉन्सोनेंट्स से सारे, और ये साइलेंट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्यों साइलेंट होते हैं। तो मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ, 1 सेकेंड के लिए पॉज करता हूँ, फिर आता हूँ आपके सामने। हाँ जी, इरेज हो गया है बोर्ड, और अब आइए बात शुरू करते हैं। तो साइलेंट लेटर्स जनरली सीम यूजलेस बट इम्पॉसिबल टू इग्नोर।
because they play a prominent role in English language. Some of the reasons for using silent letters are phonological reasons and some of them are etymological reasons. Phonology जिसमें हम वर्ड की आवाज़ों को, सिलेबल्स को, फोनीम्स को, फोनेटिक्स को, प्रोनंसिएशन को देखते हैं, और एटिमोलॉजी जिसमें हम वर्ड के ओरिजिन को देखते हैं। तो बहुत सारी, तो मैंने अभी लिखा था ना ये, दैट वाज द फोनोलॉजिकल क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, इसको ये कहते हैं। साइलेंट लेटर्स आर also the remnants of the classical period, and in 15th century some of the scholars of England desired to remind the readers the origin of the words, the etymology of the words, that some words are coming from Greek, some are coming from Latin, some from Norman or French, some from Scandinavian origins. तो we will discuss all these origin too. तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइलेंट लेटर्स में पहली टाइप जो है, जो हम डिस्कस करेंगे, वो है जनाबे वाला ऑक्सिलरी लेटर। ऑक्सिलरी लेटर्स में कॉन्सोनेंट्स भी आते हैं, वॉवल्स भी आते हैं। ऑक्सिलरी लेटर्स हैं क्या? ऑक्सिलरी लेटर्स में सबसे पहले आता है, ऑक्सिलरी हम कहते हैं ना जो हेल्प कर रहे हैं, इसमें आता है सबसे पहले डायग्राफ्स। और डायग्राफ्स का मतलब है two letters combined which represent a single फोनीम। अब ये फोनीम क्या चीज़ है भाई, आइए देखते हैं। फोनीम्स बेसिकली आर द साउंड्स। कैसी साउंड्स, मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। देखिए, देयर आर मोर देन 45 साउंड्स दैट आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, and we have only 26 letters for these 45 or more than 45 sounds. तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि 40-45 से ज़्यादा आवाज़ें हैं जिनको निकालने के लिए लेटर्स कितने हैं? 26। और 26 में भी कुछ वॉवल्स हैं तो और भी कम हो जाते हैं, फिर तो कॉन्सोनेंट्स तो कम हो जाते हैं ना। तो बहुत कम कॉन्सोनेंट्स हैं आपके पास, लेकिन साउंड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जाहिर है कि आपको बाज़ औक़ात दो लेटर्स को मिलाकर एक साउंड बनानी पड़ती है। बात यह है कि जैसे अरबिक में जेड की साउंड के लिए जे है, जाल है, ज़्वाद है, ज़ोए है, ये है ना। लेकिन इंग्लिश में तो एक ही है ना, जेड। इसी तरह से इंग्लिश में बहुत सारे ऐसी आवाज़ें हैं जैसे थ। अब थ के लिए इंग्लिश में कोई साउंड, कोई लेटर नहीं है। श के लिए इंग्लिश में कोई लेटर मौजूद नहीं है ना। च, अब च के लिए इंग्लिश में कोई लेटर मौजूद नहीं है। तो यकीनन हमें दो लेटर्स को मिलाकर एक कॉन्सोनेंट बनाना पड़ेगा और उसे फिर किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और वो सिंबल क्या कहलाएगा? वो सिंबल कहलाएगा फोनीम। ठीक है। डायग्राफ्स बेसिकली दो तरह के हैं। एक है
एक्सोसेंट्रिक डायग्राफ। एक्सो का मतलब है आउटसाइड, तो एक्सोसेंट्रिक डायग्राफ जो है वो क्या कर रहा है, एक्सोसेंट्रिक डायग्राफ बेसिकली दो लेटर्स कंबाइन हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट्स में देखते हैं, वॉवल्स में नहीं देखेंगे हम, अभी सिर्फ कॉन्सोनेंट्स में देखेंगे। वॉवल्स की डोमेन में अभी हम नहीं जा रहे, ठीक है ना। जैसे एन जी के साउंड के लिए हम ये एक फोनीम यूज़ करते हैं, ये फोनीम है, सिंबल है। जैसे सिंग, अब सिंग में जी की साउंड नहीं निकलेगी, सिंग नहीं कहेंगे हम, वो जब आई एन जी लगाएंगे तो सिंगिंग कहेंगे, जी की साउंड निकल आएगी। लेकिन सिर्फ सिंग कहेंगे तो फिर जी की साउंड नहीं निकलेगी। लेकिन आप देख रहे होंगे एन में जब हम कहते हैं एन, सिर्फ एन, तो हमारे माउथ में ये हमारे टीथ आ गए, है ना। तो ज़बान जो है वो यहाँ आकर दांतों की, ऊपर के दांतों के पीछे ठहरती है, एन। इन्हें कहते हैं लिंगुआ डेंटल कॉन्सोनेंट। क्या कहलाते हैं, लिंगुआ डेंटल कॉन्सोनेंट। ये मैं कॉन्सोनेंट के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। एन, ऐसे तमाम लेटर्स जिसमें ज़ुबान दांतों से टकराए, जैसे जैसे त, थ है, जैसे न है, जैसे च है ना। तो इनके अंदर ज़ुबान दांतों के पीछे टकराती है। अब जब हम साउंड निकालेंगे सिंग में, एन की साउंड निकालेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि होगा ये माउथ है हमारा, ये टीथ है, और ज़ुबान जो है ना वो यहाँ इस तरह से ऊपर टकराएगी, यहाँ पैलेट पर, तालू पर टकराएगी, बीच का हिस्सा ज़ुबान का, सिंग, ज़ुबान ऊपर टकराएगी, आगे आकर दांतों के पीछे नहीं टकराएगी। तो ये वाली जो साउंड है सिंग, एन की साउंड है, और ये साउंड निकालने के लिए यहाँ जी साइलेंट यूज़ किया गया, लाइक लॉन्ग, सिंग। इन सब में एन जी के लिए ये फोनीम यूज़ होता है, ठीक है। और ये कॉन्सोनेंट बनाने के लिए हमें एन के साथ जी को कंबाइन करना पड़ता है। दूसरी दो साउंड है वो है टी एच। अच्छा, टी एच की दो साउंड्स हैं, एक फोनीम यूज़ होता है इसमें थीटा, और दूसरा फोनीम यूज़ होता है इसमें सिग्मा। थीटा जब यूज़ होता है तो साउंड निकलती है थे की, बल्कि थे की भी नहीं, अगर मैं कहूँ कि अरबी में एक लेटर है से, तो ये टी एच की साउंड है। तो ये जो थे की साउंड है ये एक्चुअली न ते है न सीन है, बल्कि बीच की साउंड है, हदीत, है ना। इन्ना आतोइना कल कौसर, तो ज़बान आगे आती है, ज़बान को आगे फेंकना पड़ता है, ठीक है ना। तो ते और सीन की दरमियानी साउंड है ये, जिसको हम से कहते हैं अरबी में, और इंग्लिश में टी एच से शो करते हैं, सीटा, ठीक है। बाद औक़ात अंग्रेज़ थैंक यू कह रहा होता है तो हमें सुनाई देता है जैसे वो थैंक यू कह रहा है एस से, तो वो एक्चुअली टी एच की साउंड निकाल रहा होता है, जो टी और एस के दरमियान की साउंड है। तो ये है। और दूसरा जो है दाल की आवाज़ निकलती है, ठीक है ना। वर्ड्स आपके पास हैं, जैसे थिंग हो गया, दिस हो गया, और सॉरी थिन हो गया, थैंक हो गया, इन सब में टी एच की साउंड आपको पता है। और एच की वजह से टी की साउंड चेंज हो रही है, तो ये साइलेंट एच जो है टी की साउंड को चेंज कर रहा है, यहाँ साइलेंट जी एन की साउंड को चेंज कर रहा है। इसी तरह से दिस, दैट, देयर, तो इन सब में टी एच की जो साउंड है वो दाल वाली है, और यहाँ पे भी एच जो है वो टी की साउंड को चेंज कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश में डी तो है, दी नहीं है, तो दी के लिए क्या करेंगे, टी के साथ एच अप्लाई करते हैं। ये कहलाते हैं, ये एच जो है और ये जी जो है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सोसेंट्रिक डायग्राफ, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी इब्तिदा है, स्टार्टिंग है, इसके बाद हम एंडोसेंट्रिक करेंगे, फिर हम डायक्रिटिक करेंगे, फिर हम वगैरह 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 करते चले आएंगे, और एम्प्टी कॉन्सोनेंट्स भी करेंगे, जिसके अंदर हम
देखते हैं कि नो में के साइलेंट क्यों है। ये बड़ा सवाल होता है भाई, नॉलेज में के साइलेंट क्यों है, तो जवाब दूंगा आज मैं इसका, बेफिक्र हो, और ऑथेंटिक आंसर दूंगा। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स में, हम साइकोलॉजी में पी साइलेंट क्यों है भाई, नेमोनिया में पी साइलेंट क्यों है, तो इंशाल्लाह ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, नवेद नकवी आपको सब कुछ बताएगा इंशाल्लाह। ठीक, तो अच्छा जी, मैं बोर्ड इरेज करता हूँ, फिर मैं एक्सोसेंट्रिक से एंडोस, हालांकि एक्सोसेंट्रिक में कुछ वॉवल्स भी हैं, लेकिन मैं वॉवल्स की डोमेन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता कि मैं वॉवल्स के टॉपिक को छेड़ूँ। राइट, मैं उसका एक अलग लेक्चर दूंगा। तो कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है, एक्सोसेंट्रिक डायग्राफ हो गया। अब मैं बोर्ड मिटाकर फिर एंडोसेंट्रिक डायग्राफ स्टार्ट करता हूँ। एक सेकंड के लिए पॉज करूँगा। अच्छा जी, ये बात तो हो गई एक्सोसेंट्रिक डायग्राफ की। एक्सोसेंट्रिक डायग्राफ में हमने कॉन्सोनेंट डिस्कस कर लिए, और उसमें ऐसा होता है कि दो कॉन्सोनेंट्स यूज़ होते हैं किसी नए फोनीम को क्रिएट करने के लिए। डिटेल में ये बात हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद एक्सोसेंट्रिक डायग्राफ वॉवल्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि वॉवल्स का लेक्चर नहीं है और वो हमारी डोमेन, इसकी डोमेन में नहीं आता है, इसलिए मैं उनको अभी लेफ़्ट करके सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को ही डिस्कस करूँगा। इसके बाद एक्सोसेंट्रिक डायग्राफ के बाद आता है एंडोसेंट्रिक डायग्राफ। एंडोसेंट्रिक डायग्राफ क्या चीज़ है? एंडोसेंट्रिक डायग्राफ में हम डिस्कस करते हैं जब कॉन्सोनेंट्स को, तो डबल कॉन्सोनेंट्स, डबल कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैंने डबल का वर्ड इस्तेमाल किया है, हालांकि इंग्लिश में डब्ल्यू के अलावा कुछ भी डबल नहीं होता। ठीक है, डबल कॉन्सोनेंट्स नहीं होते सिवाय एक कॉन्सोनेंट के, दैट इज़ डब्ल्यू। ठीक है ना, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट होता है, डबल होता है। अदरवाइज जैसे हम कहते हैं सफिक्स, प्रिटी, या लिटिल, बॉटल और एप्पल, तो पहले तो ये याद रखिए कि इनकी स्पेलिंग्स किस तरह से होंगी। SUFFIX, कभी मत कहिएगा SUFFIX, बिकॉज डबल एफ कुछ नहीं होता इंग्लिश में, डबल सिर्फ यू होता है, डब्ल्यू। ठीक है, प्रिटी में PRETTY नहीं है, PRETTY, जैसे एप्पल में APPLE, एप्पल, इट इज़ नॉट APPLE, एप्पल। ठीक है, तो ये आदत डालें, अंग्रेज़ कभी भी इस तरह से स्पेल नहीं करता। दूसरी बात ये है कि किसी लेटर को डबल कर देने से उसकी साउंड डबल नहीं होती। ठीक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे हम लोग अक्सर बेशतर जैसे उर्दू लफ्ज़ लिख रहे होते हैं सिद्दीकी, अब सिद्दीकी में हम जानते हैं कि दाल पर तशदीद है ना भाई, दाल पर तशदीद है, अक्सर लोगों का नाम होता है ना, तो हम तशदीद पैदा करने के लिए डी को डबल कर देते हैं, गलत है। ठीक, प्रॉपर नाउन में स्पेलिंग्स में इतना ऑब्जेक्शन नहीं होता, चल जाती है, लेकिन अगर फोनोलॉजिकली देखें और ग्रामेटिकली देखें तो दिस इज़ रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि किसी लेटर को डबल कर देने से, 2 मरतबा लिख देने से उसकी साउंड पर तशदीद नहीं आती, शद नहीं आता इंग्लिश में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, फिर तशदीद लाने के लिए क्या करते हैं ये भी बताऊंगा, और पहले ये बता दूं कि अगर कहीं डबल लेटर्स हों तो फिर उसको पढ़ते कैसे हैं। देखिए ना, इसको आप क्या सफिक्स पढ़ते हैं या सफिक्स पढ़ते हैं, इसको आप प्रिटी पढ़ते हैं या प्रिटी पढ़ते हैं, इसको आप लिटिल पढ़ते हैं, लिटिल पढ़ते हैं, इसको बॉटल पढ़ते हैं या बॉटल पढ़ते हैं, इसको एप्पल नहीं पढ़ते, एप्पल पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी तशदीद नहीं आ रही किसी लेटर को डबल कर देने से। तो फिर ये डबल लेटर्स क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? तो उसकी वजह है, 2 रीज़न्स हैं। नंबर एक तो ये कि ये इस वॉवल की साउंड को चेंज कर रहे हैं।
अगर लिखा होता SUFIX तो इस U की साउंड चेंज हो जाती, फिर ये पढ़ा जाता स्यूफिक्स। क्या पढ़ा जाता? स्यूफिक्स। जबकि ये वर्ड सफाइस से बना है, सफिशेंट, सफाइस, तो वहाँ पर भी यू की साउंड जो है वो ऊ वाली नहीं है, तो स्यूफिक्स नहीं है, सफिक्स है। तो ये यू की साउंड चेंज कैसे होगी? जब ये कॉन्सोनेंट डबल होगा। इसी तरह से प्रिटी। अब देखें, टी 2 मरतबा लिखने से प्रिटी नहीं हो जाएगा ये, ठीक है ना। एक तो ये क्लियर कर लें। दूसरी ये कि इसको पढ़ेंगे कैसे। फिर अगर ये ऐसे लिखा होता तो ऑब्वियसली आप इसको क्या पढ़ रहे होते? प्रेडी। फिर आप इसको पढ़ते प्रेटी, प्रेटी पढ़ते, है ना। जबकि ये प्रिटी है, तो इस ई की साउंड को चेंज कर रहा है एक डबल लेटर। तो यहाँ पर एक टी की साउंड निकलेगी, दूसरा टी सिर्फ इस ई की साउंड को चेंज करने के लिए आया है, जो कि खुद साइलेंट है। इसी तरह से ये है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, लिटिल को ऐसे लिख देता, तो फिर ये लिटिल नहीं पढ़ा जाता, फिर ये लाइटल पढ़ा जाता, ठीक है। तो इस आई की साउंड को चेंज कर रहा है ये टी, ठीक है ना। डबल आ गया तो एक टी इसमें से आई की साउंड को चेंज कर रहा है। और इसको पढ़ेंगे कैसे? ये लिटिल नहीं है, लिटिल नहीं है, ये टिल नहीं है भाई, बल्कि ये यूं है, लिटल, लिटल, लिटल। इट इज़ नॉट लिटिल, लिटल या लिटिल नहीं है, ये वर्ड है लिटल, लिटल, ठीक है। जैसे लिखा हो लाम टे जेर लिट और फिर लाम साकिन, तो लिटल, ठीक है ना। रवानी में बोलेंगे तो सही एक्सेंट बनेगा लिटल। इसी तरह से ये बॉटल है, बॉटल नहीं है। अगर मैं इसको टी डबल ना करता तो फिर ये पढ़ा जाता बोटल, बोटल पढ़ा जाता। तो इस डबल टी ने क्या किया? एक तो ओ की साउंड को चेंज कर दिया, दूसरे हम इसको पढ़ेंगे अब कैसे? जैसे लिटिल में पढ़ रहे थे ऐसे ही बॉटल में पढ़ेंगे, बॉटल। इट इज़ नॉट बॉटल या बॉटल, इट इज़ बॉटल। सिमिलरली इन एप्पल, एप्पल में डबल पी क्यों आया है? क्योंकि अगर ये सपोज ऐसे लिखा होता, तो ये बिल्कुल ऐसे पढ़ा जाता है जैसे आप एबल पढ़ते हैं, एबल। एबल भी देख लीजिए, सिर्फ एक कॉन्सोनेंट का फ़र्क है। एबल, तो एबल के वज़न पर इसको पढ़ते हैं हम एप्पल, तो वो एप्पल तो नहीं है, तो एप्पल है, एप्पल, राइट। इट इज़ नॉट एप्पल, इट इज़ एप्पल, राइट। तो इसने इस वॉवल की साउंड को चेंज किया है, राइट। तो ये एंडोसेंट्रिक डायग्राफ जो डबल कॉन्सोनेंट्स यूज़ होते हैं उनका रीज़न होता है। डबल कॉन्सोनेंट में से एक जो होता है वो साइलेंट होता है और एक की आवाज़ निकलती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अभी और इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी आगे। एंडोसेंट्रिक के बाद अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ साइलेंट लेटर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है इनर्ट लेटर। इनर्ट लेटर, इनर्ट लेटर्स कौन से होते हैं? आप जैसा कि जानते हैं कि इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, यानी जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और they are not sounded in these words like sign, like design, or like जैसे मैं कहूँ आपसे, हाँ, डैम, ऑटम, ठीक है ना।
तो इनमें ये जो एन आ रहा है ये साइलेंट है, और यहाँ जो जी आ रहा है ये साइलेंट है। तो ये क्यों है? जबकि दे आर साउंडेड इन द कॉग्नेट वर्ड्स। कॉग्नेट वर्ड्स जो हैं, इनके कंप्लीट वर्ड्स जो हैं, उसके अंदर इनकी साउंड है। सिग्नेचर में जी की साउंड है, ठीक है। डेजिग्नेशन में जी की साउंड है। डैमनेशन में डी एन की साउंड है। ऑटमनाइज में एन की साउंड है, ठीक है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर यहाँ ये जी हटा दिया जाए तो ये वर्ड बन जाएगा ऐसे, और आप इसको कभी भी साइन नहीं पढ़ेंगे, फिर आप इसको क्या पढ़ेंगे? सिन। तो इस आई की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये कि फिर ये कैसे पता चलेगा कि इसका कॉग्नेट वर्ड वो है, इसका ओरिजिनल वर्ड वो है ना, जहाँ से ये ड्राइव किया गया है, राइट। तो ये डेरिवेटिव इसका है, ठीक है ना। तो जब लिया गया तो उतना ही लिया गया जितना इसमें था, अदरवाइज़ ये पहचान ख़त्म हो जाती कि इसका ओरिजिनल वर्ड वो है। इसी तरह डिज़ाइन में देख लीजिए आप, कॉग्नेट वर्ड से जो स्पेलिंग ली गई, लेकिन अब अगर मैं इसको अलग करने के बाद पढ़ने की कोशिश करूँगा तो ये सिग्न तो नहीं पढ़ा जाएगा, साइन पढ़ा जाएगा। ये डिजिग्न तो नहीं पढ़ा जाएगा, डेजिग्नेशन का डिजिग्न तो नहीं पढ़ा जाएगा, या डेजिग्न तो नहीं पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ पर इस आई की साउंड चेंज करेगा ये जी, और ये हो जाएगा डिज़ाइन, ठीक है। सिमिलरली इसका कंप्लीट वर्ड ये है। अगर ये एन हटा दिया जाता, अव्वल तो वर्ड ही चेंज हो जाता, डैम, और डैम पता है आपको कि कोई और वर्ड है, डैम के मीनिंग कुछ और है। तो इसलिए ये एन रेफ़र कर रहा है कि एक्चुअली ये पूरा वर्ड नहीं है, ये डिराइव्ड वर्ड है। इसका कॉग्नेट वर्ड्स जो है वो डैमनेशन है। इसी तरह ये है, इसी तरह कॉलम है, ठीक है ना। तो बाज़ लेटर्स अगर कॉग्नेट वर्ड्स से अलग कर दिया जाए एक हिस्से को, तो वो लेटर्स क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं, नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन जब फुल वर्ड लिखा जाएगा, कॉग्नेट वर्ड लिखा जाएगा उसका, तो फिर वो अपनी साउंड देंगे, ठीक है, फिर वो अपनी साउंड देंगे। तो एक तो ये हो गया। अब इनर्ट लेटर्स के बाद हम आते हैं डायाक्रिटिक लेटर पर। ये सारे साइलेंट लेटर्स की टाइप्स चल रही हैं। इतने नाम कभी किसी ने यूज़ भी नहीं किए होंगे यूट्यूब चैनल पर, या आपने कभी किसी से इस तरह से साइलेंट लेटर्स का लेक्चर पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। सब अल्लाह ताला का करम है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद आता है डायाक्रिटिक लेटर। डायाक्रिटिक लेटर होता है ई। अब ई तो वॉवल है, वॉवल होने के बावजूद ये साइलेंट होता है, यानी वन दैट इज अनप्रोनाउंस्ड, वन दैट इज अनप्रोनाउंस्ड होता है, बट चेंजेस the pronunciation or the pronunciation of another letter, दूसरे लेटर की प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर रहा होता है, या दूसरे सिलेबल की। ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं अगर यहाँ लेटर ना लिखूँ, सिलेबल लिख दूँ, ठीक है ना। ऐसा ई कहाँ नज़र आता है हमें? तो देखिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ ई लगा दिया। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर
ई नहीं है तो इस ए की साउंड कैसी है? इस ए की साउंड ऐसी है जैसे पढ़ा जाए रैट, रैट। यहाँ पर ई नहीं है तो क्या पढ़ा जा रहा है? फिन। आई की साउंड कुछ और है। जैसे ही ई लगा अब ए की साउंड चेंज हो गई, यानी फर्स्ट सिलेबल जो है उसकी साउंड चेंज हो गई। क्या हो गई? रेट। अब रैट नहीं है, रेट। ठीक है, यानी ए जो है वो लॉन्ग वॉवल में कन्वर्ट हो गया। जब मैं वॉवल्स पढ़ाऊँगा तो इंशाल्लाह वॉवल्स के लेक्चर में वॉवल को डिफ़ाइन भी करेंगे कि वॉवल क्या होता है, और उसके बाद वॉवल जो है वो क्या काम कर रहा है। और अक्सर लोग वॉवल को वाउल पढ़ते हैं, वाउल नहीं है, ये यूँ है जैसे मैंने अभी लिटिल पढ़ा था ना, इस तरह से वॉवल, तो वाउल है, यानी आखिर में जो डब्ल्यू और ई एल आ रहा है उसमें समझ लीजिए कि बीच में ई नहीं है, तो ये वॉवल है, राइट। तो जब मैं वॉवल्स करवाऊंगा तो इंशाल्लाह वॉवल को डिफ़ाइन भी करूंगा, और वॉवल की जितनी किस्में हैं वो सारी किस्में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, यानी किस किस किस्म के वॉवल्स होते हैं। जैसे मैंने कॉन्सोनेंट्स की टाइप्स पढ़ाई थी, इसी तरह वॉवल्स की भी सारी टाइप्स पढ़ाऊंगा, और आप हैरान होंगे कि वॉवल 5 नहीं होते, 6 नहीं होते, 8 10 नहीं होते, ज़्यादा होते हैं। तो सारे वॉवल्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ऐसे वॉवल्स जो कि डायग्राफ होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें डिफ्थोंग्स कहते हैं, डिफ्थोंग्स। तो इंशाल्लाह वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, यानी 2 लेटर्स को मिलाकर एक वॉवल बनता है। जैसे चेयर में ए आई, चेयर में ए आई जो है वो 2 वॉवल्स नहीं है, एक वॉवल है, ठीक है। तो ऐसे वॉवल को डिफ्थोंग कहते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे, तो वॉवल्स की तादाद खुद ब खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो लेक्चर जब आएगा तो उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ इस ई को कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबल की साउंड चेंज कर रहा है और ख़ुद साइलेंट है। यहाँ पे ई की साउंड नहीं निकल रही, लेकिन ये ई जो है ये क्या कर रहा है, ये ई जो है इस ए की साउंड चेंज कर रहा है। ऐसी साउंड चेंज को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ये ए जो है शॉर्ट वॉवल है, यहाँ पर ये ए लॉन्ग वॉवल कहलाएगा। क्या कहेंगे? रैट, यहाँ पढ़ेंगे हम रेट। ये है फिन, तो आई शॉर्ट वॉवल है। अब ये हो गया ई लगाते ही फाइन, तो अब ये आई जो है ये लॉन्ग वॉवल है इस ई की वजह से, ठीक है। तो ये होते हैं डायक्रिटिक लेटर्स। अब आइए, अब मज़ेदार चीज़ की तरफ आ रहा हूँ मैं, जिसका आपको इंतज़ार था अब तक, और अब वो डिस्कस करेंगे। ये कहलाते हैं एम्प्टी लेटर्स। क्या कहलाते हैं? एम्प्टी लेटर्स। हाँ जी, बहुत से लोग तो ये नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे। अच्छी बात है, इल्म इसी को कहते हैं, जो नहीं मालूम होता है वो मालूम हो जाए। एम्प्टी लेटर्स, तो जब एम्प्टी लेटर्स कहते हैं तो एम्प्टी लेटर्स कहाँ यूज़ होते हैं, तो वो तमाम वर्ड्स हम लिख लेते हैं एक जगह। मिसाल, अच्छा, एम्प्टी लेटर्स कहते किसे हैं कि विच नेवर हैव अ साउंड, विच नेवर हैव साउंड। इनकी साउंड नहीं होती, ये डेड होते हैं, फिर भी इस्तेमाल होते हैं। फिर क्यों होते हैं भाई इस्तेमाल? तो मैं वो वर्ड्स लिखता हूँ, लाइक आइलैंड, लाइक नो, लाइक नाइफ, काफ़ी। या और एग्जांपल ले लें आप, हाँ, लिसन, विसल, ठीक है। ये अब सुनामी, इसको भी डिस्कस करते हैं अभी। चलो, ये भी आ गया, ठीक है ना। और बताता हूँ, साइकोलॉजी, इसको भी डिस्कस करते हैं। अब असल चीज़ जिसका इंतज़ार था आपको, वो चीज़ आ गई, तो आइए डिस्कस करते हैं इनको। अब देखते जाइए हो क्या रहा है। देखिए बेटा, बेसिकली इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज जो है डेवलप हुई है सही मानों में मिडिल एजेस में, और मिडिल एजेस के एंड पर यानी 14th सेंचुरी पर हमें इंग्लिश लैंग्वेज इस शक्ल में मिलती है कि उसमें लिटरेचर अच्छा खासा नज़र आता है, लाइक जेफरी चॉसर,
wrote the Canterbury Tales, and in 15th century Edmund Spenser wrote Fairy Queen. That English is quite different from the English that we are experiencing right now, but that was also correct. And the first formation of English is that, वो इब्तिदाई शक्ल है इंग्लिश की, और वो दुरुस्त है, गलत नहीं है। गलत कहना ज़िम्मेदारी का काम होता है। हम ये कह सकते हैं कि अब वो ऑब्सोलीट हो गई या वो ओल्ड हो गई, रॉन्ग नहीं कह सकते। तो उसके बाद अच्छा, लेकिन मिडिल एजेस जो है ना, यानी 6th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक अगर आएँ आप, तो इसमें हमें एंग्लो सेक्सन्स की कुछ कॉन्क्वेस्ट मिलती हैं। उसके बाद 1066 में हमें मिलता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट्स। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट्स जो हैं 1066 में, अब मैं एटिमोलॉजी में जाऊंगा। इन सब के रीज़न जो है ना वो एटिमोलॉजी से पता चलेंगे। एटिमोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, ठीक है ना, लफ्ज़ का ओरिजिन पढ़ते हैं। तो एटिमोलॉजी ये बताती है कि वर्ड कब आया, किस हालत में आया। तो बेसिकली नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हम कहते हैं तो फ्रांस का एक प्रोविंस है जिसका नाम है नॉर्मेंडी। दिस इज़ अ फ्रेंच प्रोविंस, फ्रांस का एक सूबा है नॉर्मेंडी। यहाँ के लोगों को कहते हैं नॉर्मन्स, और इन्हीं के हवाले से फ्रेंच को भी नॉर्मन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो 1066 में फ्रेंच ने, नॉर्मन्स ने ख़ास तौर से नॉर्मेंडी से फ़ौजें उठी और नॉर्मन्स ने अटैक किया इंग्लैंड पर और कॉन्कर किया, फतह किया इंग्लैंड को। और फिर पहला किंग जो इंग्लैंड का बना बाकायदा, दैट वाज किंग विलियम वन, हु वाज फ्रेंच एक्चुअली बाय रेस, जो नस्लन फ्रांसीसी था, तो इसीलिए कि वो नॉर्मन था। लेकिन नॉर्मन्स अकेले नहीं थे। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो पता चलेगा कि इंग्लैंड पर सिर्फ नॉर्मन्स ने अटैक नहीं किया है, यानी फ्रेंच ने अटैक नहीं किया है, बल्कि उनके साथ साथ डेनिश भी थे, डच भी थे, डेनिश भी थे, यानी डेनमार्क के लोग भी थे जिन्हें डेन्स कहते हैं हम, डेन्स भी थे, डच भी थे यानी हॉलैंड के, नेदरलैंड्स के लोग, और नॉर्वियन भी थे, नॉर्वे से आने वाले लोग। इन लोगों ने भी अटैक किया और काफ़ी हद तक फतूहात भी हासिल की। तो ये नॉर्वियन यानी नॉर्वे के रहने वाले, डेनमार्क के, स्वीडन के, ये जो लोग थे ना, ये कहलाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के जो लोग आए इंग्लैंड में और फातिहाना अंदाज में आए, तो जो फातिह होता है वो गालिब होता है, उसका अपर हैंड होता है ना, ठीक। तो ऑब्वियसली उन्होंने फतूहात की और उसके बाद उनका जो इन्फ्लुएंस था वो इंग्लिश पीपल पर बहुत ज़्यादा पड़ा। फ्रेंच का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा था, उससे पहले रोमन्स का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि रोमन्स आए थे प्रीचिंग करते हुए 597 AD में। फिर 11th सेंचुरी में आए नॉर्मन्स, और साथ साथ फिर वो डेन्स और स्वीडिश और नॉर्वियन वगैरह भी आए, यानी स्कैंडिनेवियन भी आए। तो यूँ उनकी लैंग्वेजेस के वर्ड्स भी आए। ज़ाहिर है कि कल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इन्फ्लुएंशियल पार्ट जो होता है वो लैंग्वेज होता है, और वो सबसे पहले असरअंदाज होता है किसी भी मफ्तूह कौम पर, किसी भी ऐसी कौम पर जिसको फतह कर लिया जाए। जैसे आपके यहाँ उर्दू डेवलप हुई हिंदुस्तान में, तो इसलिए कि अमीर तैमूर के साथ जो फ़ौजें आई थीं वो ज़ाहिर है कि आई थिंक 13वीं सदी में, वो ज़ाहिर है कि उसमें अरबी और फ़ारसी और अफ़गानी और हिंदी और बहुत तुर्क ज़ुबान बोलने वाले लोग शामिल थे, फ़ौजी शामिल थे। इनको एक बाउंड्री में ठहराया गया, लेकिन इनकी जो मिली जुली लैंग्वेज बनी वो उर्दू है, ठीक है ना, और वो पूरे हिंदुस्तान पर गालिब आ गई। तो जो फातेह होता है, जो कॉन्करर होता है, उसका इन्फ्लुएंस हमेशा होता है कॉन्कर्ड पर। तो इसी तरह से नॉर्मन्स फ्रेंच लैंग्वेज लेकर आए अपने साथ, तो इंग्लिश में फ्रेंच वोकैबुलरी इन्फ्लेक्ट करना शुरू कर दी। इसे इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना, अल्फाज का किसी दूसरी लैंग्वेज में दाखिल हो जाना। तो इन्फ्लेक्शन हुआ फ्रेंच वर्ड्स का, इसी तरह से स्कैंडिनेवियन वर्ड्स का हुआ। तो 14th सेंचुरी में बहुत से जो ऑथर्स थे वो
चाहते तो इन वर्ड्स को में से साइलेंट लेटर्स निकाल देते और कहते भाई अपनी लैंग्वेज में साइलेंट होता होगा यहाँ तो, लेकिन हकीकत ये है कि जिन जिन लैंग्वेजेस से ये वर्ड्स आए हैं उन लैंग्वेजेस में ये लेटर्स साइलेंट नहीं है। जैसे नाइफ़ का के साइलेंट नहीं था स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज में, वहाँ कनाइफ ही पढ़ा जाता था। इंग्लिश में आया तो के साउंड नहीं किया गया, सिर्फ इसको नाइफ पढ़ा गया, के को साइलेंट रखा गया। फिर के हटाया क्यों नहीं? तो इंग्लिश ऑथर्स ने के इसलिए नहीं हटाया, जो लिंग्विस्ट्स थे उन्होंने के इसलिए नहीं हटाया कि यही के तो बता रहा है कि इस वर्ड का ओरिजिन क्या है, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश में तो के फ़ौरन बाद एन आमतौर पर किसी वर्ड में आता ही नहीं है, उसी वर्ड में आएगा जिसका ओरिजिन स्कैंडिनेवियन होगा। तो इन वर्ड्स का ओरिजिन नो और ख़ास तौर से नाइफ का ओरिजिन स्कैंडिनेवियन है, ठीक है ना। आइलैंड का ओरिजिन स्कैंडिनेवियन है और स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस में इसको आइसलैंड पढ़ते हैं। इंग्लिश में एस साइलेंट किया गया, ठीक है। तो उसकी वजह यही थी कि इसका ओरिजिन याद रहे, ओरिजिन ना भूलें हम, ठीक है ना। तो एक तो वजह ये, दूसरे ये कि ये तो नाइफ का हो गया, इसका जो रीज़न है वो स्कैंडिनेवियन ओरिजिन को याद रखना है ताकि स्कैंडिनेवियन ओरिजिन को भुलाया ना जा सके, ठीक। मैं और भी वर्ड्स हैं इसके, यस। तो इसको हम कहते हैं क्लासिकल पीरियड ना। तो साइलेंट लेटर्स आर द रेमनेंट, बुक में लिखा है साइलेंट लेटर्स आर द रेमनेंट्स ऑफ द क्लासिकल पीरियड। In 15th century, scholars of English desired to remind their readers about Latin or Greek or Scandinavian origin of the words. यानी जो स्कॉलर्स थे ना इंग्लिश, वो चाहते थे कि उनके रीडर को याद रहे कि इन वर्ड्स का ओरिजिन क्या है। कुछ का ग्रीक है, कुछ का रोमन यानी इटालियन है, कुछ का ज़्यादातर का स्कैंडिनेवियन है और कुछ का फ्रेंच है, ठीक है ना। तो मैं बताता जाता हूँ अब इस तरह से, जैसे सुनामी का ओरिजिन जापानीज़ है, ठीक है ना। फाइकोलॉजी का ओरिजिन लैटिन है और ग्रीक भी है, ग्रीक में भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए, अच्छा जी, तो अब देखते ये हैं कि नो में के साइलेंट क्यों है। नाइफ में तो हमने देख लिया, नो में के साइलेंट क्यों है। तो बेसिकली नो में जो के साइलेंट है उसके दो रीज़न है, एक फोनोलॉजिकल रीज़न है और एक एटिमोलॉजिकल रीज़न है। तो फोनोलॉजिकल रीज़न क्या है कि ये के अगर ना होता तो ओ जो है वो लॉन्ग वॉवल बन जाता और इसको हम पढ़ते नाव, ठीक है ना। अब इसको शॉर्ट वॉवल में कन्वर्ट करना है, नाव की जगह इसको क्या करना है, नो। तो हमने के साइलेंट लगाया तो क्या हो गया, नो। ओ की साउंड चेंज कर रहा है, तो ये के जो है इस ओ की साउंड को चेंज कर रहा है, लॉन्ग वॉवल से शॉर्ट वॉवल में लेकर आ रहा है, पहली बात। तो फिर के ही क्यों, कोई और लेटर अप्लाई कर देते हैं। हाँ, ये सवाल दिलचस्प है, के ही क्यों। तो बेटा देखो, इसका ओरिजिन लैटिन है और नॉर्स, NORSE नॉर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको। एक लिटरेचर में एक पोम है बहुत पुरानी, एनोनिमस बैलेड है, द टॉ कॉर्बीज, जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई भी जाती है। द टॉ कॉर्बीज इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाएगी आपको। द टॉ कॉर्बीज में एक वर्ड यूज़ हुआ है 7th या 8th लाइन में, ये। अच्छा, ये वर्ड जो है इसको इंग्लिश में अब पढ़ाया जाता है कैन। लेकिन जो अच्छे इंग्लिश लिटरेचर के पुराने उस्ताद हैं वो जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में इस वर्ड को जब ये शुरू में आया था तो इसको पढ़ा जाता था ने। अच्छा, इसके मीनिंग वही है जो नो के हैं, नो का ओरिजिन ये है, नो के वही मीनिंग है, ठीक है ना। तो पहले कैन था, कैन का मतलब था नो, जानना, लेकिन इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन क्या था, वो था ने। तो पहले भी इसमें के साइलेंट था इसके ओरिजिन में, लिहाजा आज भी वही के यूज़ किया गया। बेहतर ये है ना कि इसका यही के यूज़ किया जाए ताकि इसका ओरिजिन भी याद रहे, ठीक है। तो रीज़न ये हो गया, दो रीज़न हो गए, एक एटिमोलॉजी में है और एक फोनेटिक्स में है या फोनोलॉजी में है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं लिसन में और विसल में टी साइलेंट क्यों है, फिर देखेंगे सुनामी में टी साइलेंट क्यों है और फिर फाइकोलॉजी में पी साइलेंट क्यों है। अब देखिए, लिसन में टी साइलेंट क्यों है। देखिए, मैंने बताया था शुरू में कि किसी भी लेटर को डबल कर देने से उसकी साउंड डबल नहीं होती, यानी तशदीद इस्तेमाल नहीं होती। इंग्लिश में किसी लेटर को डबल करने से उसकी
तशदीद नहीं आ जाती उस पर, ठीक है ना। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि अगर मैं लिख रहा हूँ टब्बर, अब यहाँ बे के ऊपर तशदीद है, तो क्या मैं इंग्लिश में ऐसे लिखूँगा डबल बी करके? नहीं, ये टबर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? टबर। बी डबल कर देने से बी पर तशदीद नहीं आएगी, तो फिर तशदीद कैसे आएगी? जैसे तो फिर साइलेंट लेटर यूज़ करते हैं। जैसे लिसन में, अगर इसके दो रीज़न हैं। नंबर वन, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ तो यहाँ पर दो काम हो जाएंगे। नंबर एक, ई जो है ये एस की साउंड को चेंज कर देगा जेड में, और ये पढ़ा जाएगा लाइजन। क्या पढ़ा जाएगा? लाइजन। तो अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे? हमें तो यहाँ पर करना है लिसन, तो अब यहाँ पर टी साइलेंट इस्तेमाल किया गया, तो अब इस एस की साउंड चेंज नहीं हुई, बल्कि इस एस की साउंड वही रही जो एक्चुअल है। दूसरी बात एक और भी है, इस टी की वजह से इस एस के ऊपर एक फ्रिक्शन आ गया, यानी डबल साउंडिंग आ गई। मैं इसको कभी लिसन नहीं पढ़ता, अंग्रेज़ कभी इसको लिसन नहीं पढ़ता। इट इज़ नॉट लिसन, इट इज़ लिसन। तो एस पर आप खुद महसूस करेंगे कि एक हल्की सी तशदीद है, और ये तशदीद लाने के लिए साइलेंट लेटर यूज़ होता है, एस को डबल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से विसल, इट इज़ नॉट वीसल। अगर इसको यूं ही लिख दिया जाता तो इसको पढ़ते विजल। क्या पढ़ते? विजल। टी साइलेंट इस्तेमाल हुआ है तो एस की साउंड भी वही रही, और बल्कि एस के ऊपर एक तशदीद आ गई, तो अब ये पढ़ा जाएगा विसल, विसल, ठीक है ना। ये हो गया, ये भी रीज़न आपको पता चल गया आज। अब आइए देखते हैं सुनामी और साइकोलॉजी में क्या चक्कर है। सुनामी बेसिकली इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, ये जापानीज़ ओरिजिन है, जापानीज़ ओरिजिन है। और जापानीज़ में दो वर्ड्स हैं ये, फू और नामी। नामी कहते हैं वेव को, और फू का मतलब है हार्बर और सी, समंदर। तो समंदर की बहुत बड़ी वेव, या ये वो वेव जो हार्बर तक पहुंच जाए, तो उसे कहते हैं हम सुनामी। अब मैंने बताया था इंग्लिश लैंग्वेज में मोर देन 45 साउंड्स यूज़ होती हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा, और लेटर्स हैं आपके पास टोटल 26। तो ये मुमकिन नहीं कि तमाम साउंड्स को आप उन 26 लेटर्स, बल्कि 26 में भी कुछ वॉवल्स निकालते तो और कम हो जाते हैं, तो सबको यूज़ करके आप बना सकें। जापानीज़ लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, और उसमें बाज़ साउंड्स ऐसी हैं जिनके लिए पूरी दुनिया में किसी लैंग्वेज में कोई लेटर नहीं है, ठीक है ना। ये बड़े मज़े की बात है। जापानीज़ और चाइनीज़ लैंग्वेजेस में बाज़ साउंड्स ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं इस्तेमाल ही नहीं होती, मगर उनकी लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, तो इसीलिए ये मुश्किल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। अब एस की साउंड्स जो है ना, एस की साउंड्स ख़ुद अरबिक में आप देख लें, से 3 नुक्तों वाली, स्वाद, सीन, 3 डिफरेंट साउंड्स हैं। उर्दू में भी ये 3 डिफरेंट साउंड्स हैं, मगर इंग्लिश में एक ही है, एस। तो कभी हम एस के साथ यू या डब्ल्यू यूज़ करते हैं स्वाद की आवाज़ निकालने के लिए, ठीक है ना। तो शीन की आवाज़ निकालने के लिए एस के साथ साइलेंट एच यूज़ करते हैं, तो शीन की आवाज़ बनती है। इसी तरह से जापानीज़ लैंग्वेज में एस की कई साउंड्स हैं, जिनमें से एक साउंड खे के करीब करीब है, जैसे खे होता है ना, तो ये अब ज़ाहिर है मुझसे भी नहीं निकलेगी ये आवाज़ जो सीन की है, खे से करीब। अल्लाह जाने कैसे जापानीज़ निकालते होंगे ये आवाज़, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए कोई लेटर नहीं था, तो टी साइलेंट यूज़ किया गया। तो ये साउंड कहते हैं कि एस के ऊपर तशदीद जैसे होती ना, हालांकि फर्स्ट लेटर पर तशदीद नहीं होती कभी भी, लेकिन जापानीज़ में होती होगी। तो सुनामी, तो एस के ऊपर ज़ोर देकर इस तरह से निकलेगी आवाज़। तो वो ज़ोर कैसे दिया जाएगा? जब ये साइलेंट लेटर यूज़ होगा, लाइक इन लिसन, ठीक है ना। तो सुनामी, तो एस के ऊपर जो स्ट्रेस है वो इस टी की वजह से। दूसरा आ गया साइकोलॉजी। अब देखें एस जो है ना, ये एक एरोबिक कॉन्सोनेंट है। मैं कॉन्सोनेंट्स को पूरा लेक्चर दे चुका हूँ, जिनको नहीं मालूम वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। कॉन्सोनेंट के ऊपर पूरा लेक्चर है डिटेल में,
कॉन्सोनेंट्स की सारी टाइप्स हैं, लिंगुअल डेंटल कॉन्सोनेंट्स, डेंटो लेबियल कॉन्सोनेंट्स, लेबियल कॉन्सोनेंट्स, लिंगुअल कॉन्सोनेंट्स, एरोबिक कॉन्सोनेंट्स, सारे कॉन्सोनेंट्स मैंने उसमें डिफाइन किए हैं और सबकी गिनवाए हैं मैंने। तो एस एरोबिक कॉन्सोनेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एयर इन्वॉल्व है। दांतों के साइड्स के गैप्स में से, दांतों के साइड्स के गैप्स में से जब एयर निकलती है तो ये कहलाता है एस, और दांतों के सामने के गैप में से जब एयर निकलती है तो ये बनता है एश। ठीक है ना। लेकिन ये जो फाइकोलॉजी है इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन है, और लैटिन ओरिजिन होने की वजह से देखो लैटिन में पी के साथ एस जोड़ा गया, ठीक है ना। तो अब ये बेसिकली क्या है, अच्छा एक तो एस आपने पढ़ लिया, एक में बताऊँ एफ। एफ क्या है? एफ जो है ये भी एरोबिक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। दो एरोबिक कॉन्सोनेंट आ गए, एक एस और एक एफ। तो एफ में साउंड कैसे निकलती है? व्हेन योर अपर टीथ रेस्ट ऑन योर लोअर लिप, जब आपके ऊपर के दांत नीचे के होंठों पे आके टिकते हैं तो फिर साउंड निकलती है एफ, एयर बाहर निकालने से, ठीक है ना। ये करके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, अंदाज़ा हो जाएगा एफ। लेकिन अगर मैं एस की साउंड निकालूं लेकिन मेरे ऊपर के दांत नीचे वाले होंठों पर आकर रुकें तो फिर ये एक नई साउंड निकलेगी जो एफ और एस की मिलीजुली साउंड होगी, वो है ये साउंड। तो इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे देखिए, साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, फाइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एस और एफ की मिलीजुली आवाज़ें मिला के पढ़ेंगे साइकोलॉजी। पहले ऊपर के दांतों को नीचे के होंठों पे लाके रोकेंगे और फिर एस की साउंड निकालेंगे तो ये बनेगा साइकोलॉजी। तो सुनने में एफ से फाइकोलॉजी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये एस और एफ की मिली हुई आवाज़ है, फाइकोलॉजी, ठीक है। तो ये एक नई साउंड है। अच्छा जी, ये हो गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, मैं ये इरेज करता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ, 1 सेकंड का वक्फा। अच्छा जी, अब कुछ वर्ड्स हैं, जैसे टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है टॉट, जैसे ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, ठीक है ना। इसमें जी एच साइलेंट है, क्या ख्याल है? इसमें जी एच की साउंड नहीं निकल रही है, टॉट और ब्रॉट। मगर इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? अगर मैं इस वर्ड को ऐसे लिख देता, टी एच लगाने, जी एच लगाने के बजाय डायरेक्ट टी लिख देता, या ब्रॉट को अगर ऐसे लिख देता तो क्या हर्ज था भाई? कोई हर्ज नहीं था, ठीक है ना। तो हर्ज था, सुने अब गौर से। ये जो टी है ना, टी की 2 साउंड्स हैं इंग्लिश में, एक वाइब्रेंट टी है और एक विदाउट वाइब्रेशन टी है। जैसे मैं 2 साउंड्स निकाल रहा हूँ, और से सुनिएगा। एक साउंड है टी और दूसरी साउंड है थी। दूसरी साउंड में आपको वाइब्रेशन फील हुई होगी, टी और थी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जब जी एच साइलेंट लगाया गया तो ये टी जो है ना, इसके अंदर वाइब्रेशन आ गई और इसको पढ़ा गया टॉट, टॉट। इस कंडीशन में पढ़ा जाएगा टॉट, जो पहले टी की साउंड है वही लास्ट टी की साउंड है, टॉट। इसी तरह यहाँ ब्रॉट, इस टी के ऊपर वाइब्रेशन है, जबकि यहाँ पढ़ा जाता ब्रॉट, जैसे डाउट, ब्रॉट, है ना, लेकिन यहाँ पढ़ा जाएगा ब्रॉट। अच्छा, डाउट में भी बी साइलेंट, इत्तेफाक से मुंह पे लफ्ज़ आ गया तो बता दूँ बी साइलेंट है, तो इसका ओरिजिन भी स्कैंडिनेवियन है। और मैंने बताया था कि स्कैंडिनेवियन ओरिजिन के वर्ड्स में जो साइलेंट लेटर यूज़ हुआ करता था उसको रखा गया है ताकि याद रहे कि इनका ओरिजिन क्या था। इसका एक्चुअल वर्ड था ड्यूबिटेरस, तो ड्यूबिटेरस में बी मौजूद है, इसलिए बी साइलेंट मौजूद है इसके अंदर, इसको डाउट पढ़ेंगे, राइट। चलें, आज हमने साइलेंट लेटर्स की तकरीबन तमाम टाइप्स पढ़ ली हैं, और फिर भी कोई सवाल रह जाए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, 0316316786 और एक बड़ी अच्छी बात बताऊं मैं आपको, पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने क्लासेस अनाउंस की थी 3-4 दिन पहले, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की और ग्रेजुएशन की,
ग्रेजुएशन में भी एडमिशन आ रहे हैं अभी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बारे में आपको खुशखबरी दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 72 घंटे के अंदर अंदर 72 घंटे के अंदर अंदर क्लासेस पैक हो गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक लिमिट रखता हूँ क्लास की, क्योंकि जब जूम पे क्लास होती है ना, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो जूम की स्पीड कम हो जाती है। तो मैं एक लिमिट रखता हूँ, 50 स्टूडेंट रखता हूँ या 60 स्टूडेंट रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखता। तो अल्लाह का शुक्र है कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस फिल हो गई हैं। और आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, बल्कि आज नहीं करता, कल रात तक का इंतज़ार करता हूँ कि एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे, बल्कि आज से क्लोज़ हो गए, यूँ समझिए। अब वेट कीजिए नए सेशन का या नई क्लासेस का, ठीक है। जो लोग नहीं एडमिशन ले पाए उनसे माज़रत, वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको बता दूंगा कि न्यू सेक्शन कब स्टार्ट होगा। फ़िलहाल तो इसमें एडमिशन क्लोज़ हो चुका है और उन्होंने ताख़ीर कर दी है। जो अक्लमंद लोग थे अपॉर्चुनिटी को अवेल किया उन्होंने और एडमिशन ले लिया। अब गुंजाइश नहीं मेरी क्लास में, और अल्लाह का शुक्र है अब नया सेक्शन जो है वो इंशाल्लाह, मैं अगर स्टूडेंट्स मज़ीद हुए बाकी तो फिर मैं उनके लिए नया सेक्शन अनाउंस कर दूंगा, अदरवाइज़ एडमिशन्स आर क्लोज्ड। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।